हेलो एवरीवन, प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का जो एग्ज़ाम होना है उसकी तैयारी अपन कर रहे हैं और आज अपन पढ़ेंगे। हालांकि हमने पहले भी एक वीडियो पढ़ा है साहित्यिक परिचय जो हम पढ़ रहे हैं कवियों का, तो आज भी अपन पढ़ेंगे साहित्यिक परिचय में। आज पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का अपन साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। इनका साहित्यिक परिचय देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया था साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय में अंतर है, और इसमें आपको जीवन परिचय नहीं लिखना है। हिंदी साहित्य के पेपर में आपको किसी कवि या लेखक का केवल साहित्यिक परिचय लिखना होता है। ठीक है, तो देखो साहित्यिक परिचय में लिखेंगे। एक्चुअली होता है इसमें क्या है, अगर आप साहित्यिक परिचय लिखें तो इसमें काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो दो चीज़ें होती है, एक होता है भाव पक्ष और एक होता है कला पक्ष। तो उस दृष्टि से भी अगर आप लिखते हैं तो भी ठीक है, और वो दृष्टि उससे अगर नहीं लिखें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, भाव पक्ष कला पक्ष में आपको अलग वीडियो में समझाऊंगा कैसे लिखते हैं। देखो साहित्यिक परिचय में जयशंकर प्रसाद का लिखेंगे तो शुरुआत जो है इन्होंने द्विवेदी युग से करी थी। द्विवेदी युग से अपनी काव्य रचना का प्रारंभ करने वाले महाकवि जयशंकर प्रसाद छायावादी काव्य के जन्मदाता और छायावादी युग के प्रवर्तक समझे जाते हैं। आपको पता होगा कि जो छायावाद के चार स्तंभ हैं, है ना, छायावाद के चार जो स्तंभ हैं उसमें प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा। तो ये प्रसाद शुरुआत इनसे मानी जाती है, ये छायावाद के जन्मदाता माने जाते हैं और इन्होंने जो है वो छायावाद का प्रवर्तन किया था। इनकी जो रचनाएं हैं जिसमें सबसे प्रसिद्ध रचना जो है वो है इनकी कामायनी। ठीक है, आप सबने पढ़ी होगी और नहीं पढ़ी तो जरूर पढ़िएगा इसे। कामायनी एक कालजयी कृति है जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों और विशेषताओं का समावेश हुआ है। अंतर्मुखी कल्पना और सूक्ष्म अनुभूतियों की अभिव्यक्ति प्रसाद के काव्य की मुख्य विशेषता है। अब देखिए यही सारी चीजें साहित्यिक परिचय में लिखनी होती है। तो इनके काव्य की मुख्य विशेषता क्या है? अंतर्मुखी कल्पना, मतलब कल्पना करना, सोचना ना उसके माध्यम से, और सूक्ष्म अनुभूति, अनुभव करना चीजों को। प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि रहे हैं। प्रेम और सौंदर्य इनके काव्य का प्रमुख विषय रहा है, किंतु इनका दृष्टिकोण इससे भी विशुद्ध मानवतावादी रहा है। तो उनका दृष्टिकोण कैसा? हालांकि इनकी रचनाओं में हमें क्या मिलता है कि प्रेम और सौंदर्य की अनुभूति होती है। यहाँ पे देखो लिखा है प्रेम और सौंदर्य की, लेकिन फिर भी मानवतावादी दृष्टिकोण रहा है इनकी कविताओं में। इन्होंने अपनी कविताओं में सूक्ष्म अनुभूतियों का रहस्यवादी चित्रण प्रारंभ किया और हिंदी काव्य जगत में एक नवीन क्रांति उत्पन्न कर दी। इनकी इसी क्रांति ने एक नए युग का सूत्रपात किया जिसे हम छायावादी युग के नाम से जानते हैं। प्रसाद सर्वतोन्मुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने कुल 67 रचनाएं प्रस्तुत की हैं। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो रचना है उनको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो उनमें से जो कुछ प्रमुख रचना है उसमें सबसे पहले अपन लेते हैं इनके महाकाव्य। ठीक है, तो प्रसाद जी के जो महाकाव्य हैं उसमें सबसे जो प्रसिद्ध महाकाव्य वो तो हमने देखा, कामायनी इनका सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य है और ये एक प्रकार से एक कालजयी रचना है। इनको जो ख्याति प्राप्त हुई इनकी ख्याति का कारण भी ये कामायनी है। ये महाकाव्य छायावादी काव्य का कीर्ति स्तंभ है और इस महाकाव्य के माध्यम से मानव के हृदय और बुद्धि के समन्वय का संदेश जो है वो कवि ने दिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इनकी अन्य जो बाकी जो रचना है उसको अपन यहाँ पे देख लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो दूसरा जो इनकी रचना आती है उसमें आता है इनका जो काव्य है वो है इनका जो महाकाव्य है। अपन देख रहे हैं फिलहाल महाकाव्य कामायनी, आंसू, झरना, लहर। ठीक है, तो दूसरा इनका है आंसू है। यह वियोग पर आधारित काव्य है। इसके एक एक छंद में दुख और पीड़ा साकार हुई है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है इनका चित्राधार। यह प्रसाद जी का ब्रज भाषा में रचित काव्य है। नेक्स्ट है लहर। इसमें प्रसाद जी की भावात्मक कविताएं संग्रहित हैं। और फिर है झरना। तो ये तो हो गए इनके महाकाव्य। ठीक है, अभी हमने किया ये इनके महाकाव्य हो गए। अब अपन देखेंगे, अब इनके नाटक देखेंगे। तो नाटक में क्या है कि नाटककार के रूप में इन्होंने चंद्रगुप्त लिखा, स्कंदगुप्त लिखा, ध्रुव स्वामी ने लिखा, जन्मेजय का नागियक लिखा, कामना है, एक घूंट है, विशाख, राज्यश्री, कल्याणी, अजातशत्रु और प्रायश्चित। ये इनके प्रमुख नाटक हैं। आपको अपने जो सिलेबस में हमने पढ़ा देवसेना का गीत और उसका कार्नेले का गीत, तो जो इनका जो स्कंदगुप्त है यहाँ से देवसेना का गीत लिया गया है ना।
देवसेना का गीत यहाँ से लिया गया है, और इनका चंद्रगुप्त जो है यहाँ से इनका कार्नेलिया का गीत लिया गया है। ठीक है, कार्नेलिया का गीत। तो ये इनके जो है वो प्रसिद्ध नाटक हैं। उसके बाद बात करते हैं इनके उपन्यासों की। तो इनका उपन्यास है कंकाल, तीतली और इरावती। ये 3 इनके उपन्यास हैं, जिसमें से इरावती जो है ये अपूर्ण है, ये पूरा नहीं हुआ। फिर बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। तो प्रसाद जी उत्कृष्ट कोटि के कहानीकार भी थे, कहानियाँ भी लिखी हैं, है ना, काव्य भी लिखा है इन्होंने, गद्य भी और पद्य भी। तो इन्होंने कहानियाँ भी लिखी है। उनकी कहानियों में भारत का अतीत मुस्कुराता है, भारत के अतीत के बारे में इन्होंने लिखी है। प्रतिध्वनि, छाया, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल, ये इनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। और अंत में हम देखेंगे इनके निबंध, जो काव्य और कला तथा अन्य निबंध नाम से इनके निबंध संग्रह हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय। आइए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं रघुवीर सहाय साहब का साहित्यिक परिचय। एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। और ये जो अपन पढ़ रहे हैं इसकी PDF अभी जस्ट 5 मिनट में आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसे ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब अपन देखेंगे रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय दीजिएगा। ठीक है, मैं इस साइड आ जाता हूँ, आपको नहीं दिखे तो रघुवीर सहाय साहब का साहित्यिक परिचय अपन को देना है। रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय दीजिएगा। चलिए ठीक है, हाँ, तो रघुवीर सहाय का साहित्यिक परिचय लिखेंगे। रघुवीर सहाय हिंदी की नई कविता से जुड़े हैं। इनका नाम आते ही नई कविता का नाम आता है, तो ये नई कविता से जुड़े हुए, ध्यान रखना, इनकी ये नई कविता से जुड़े हैं। आकाशवाणी, नवभारत टाइम्स, दिनमान, प्रतीक, कल्पना, वाक आदि पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया था, और इसके साथ ही इन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता के संपादन से भी जुड़े रहे। कविताओं में उनका प्रवेश दूसरा सप्तक, तार सप्तक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तो दूसरे सप्तक के साथ कविताओं में इनका प्रवेश होता है। वह समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा कहे जाते हैं। ये बात विशेष रूप से ध्यान रखना, इसको जरूर नोट करके रखना, एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो लिखना कि ये हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा माने जाते हैं। उनका सौंदर्य शास्त्र खबरों का सौंदर्य शास्त्र है, पत्रकारिता से विशेष रूप से ये जुड़े रहे हैं, ध्यान रखना। तो खबरों का सौंदर्य शास्त्र है, उनकी भाषा खबरों की भाषा है, और उनकी अधिकांश कविताओं की विषय वस्तु भी खबर धर्मी है। ये विशेष चीज़ नोट करना रघुवीर सहाय साहब के बारे में। और अपनी जो रचना है इनकी, जो अपने सिलेबस में कैमरे में बंद अपाइज, वो भी पत्रकारिता से संबंधित है। उन्होंने व्यंग्य किया है जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पर। उन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में कविताएं लिखी हैं। रोजमर्रा की तमाम खबरें उनकी कविताओं में उतरकर सनसनीखेज रपटे नहीं रह जाती, आत्म अन्वेषण का माध्यम बन जाती हैं। कविताओं के अलावा उन्होंने कहानियां भी लिखी, निबंध लिखे और अनुवाद विधा में भी अपनी महती योगदान किया है। उनकी पत्रकारिता पर अलग से बात करने का चलन बढ़ा है। उनके काव्य में आत्मपरक अनुभव के स्थान पर जन जीवन के अनुभवों की रचनात्मक अभिव्यक्ति अधिक हुई है। व्यापक संदर्भों में निरीक्षण, अनुभव और बोध उनकी कविताओं में व्यक्त हुए हैं। यह उनकी पत्रकार दृष्टि का सृजनात्मक उपयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखिए इनकी प्रमुख अपन कृतियां देखेंगे। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियां यहाँ पे अपन देखते हैं। तो सबसे पहले दूसरा सप्तक की बात करते हैं। दूसरा सप्तक आप यहाँ पे देखेंगे, दूसरा सप्तक 1951, इसी से जो है वो काव्य में इनका इसी से काव्य में इनकी शुरुआत मानी जाती है। उसके बाद इनकी रचना है सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध। उसके बाद में है हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, एक समय था, उनके प्रमुख काव्य संग्रह। तो ये तो हैं इनके प्रमुख काव्य संग्रह। सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, और जो आदमी हम बना रहे हैं